नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पैसे बांटते हुए मतदान से पहले भाजपा के एक बहुत बड़े नेता, महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पकड़े गए। बवाल हो गया है। ये खबर आप सब जगह देख रहे होंगे, लेकिन इस खबर के पीछे जो खेल है, आज इस शो में उस खेल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या देवेंद्र फडणवीस ने अमित शाह के खास आदमी को निपटाया है? विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए जो बांटते हुए पकड़े गए, जो हंगामा हुआ और जो इस वक्त महाराष्ट्र में मतदान से पहले सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, इस खेल का मास्टरमाइंड कौन? हितेन ठाकुर के पास। हितेन ठाकुर के पास ये टिप कहां से आई? हितेन ठाकुर और देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते क्या हैं? देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े के बीच संबंध कैसे हैं? अगर ये सारा जो चक्र है, इस चक्र को अगर आप समझ लेंगे तो इस चक्रव्यूह को, सियासी चक्रव्यूह को आप भेद देंगे। दरअसल ये सियासी चक्रव्यूह भाजपा के भीतर ही रचा गया है और भाजपा में एक दूसरे को निपटाने की जो होड़ है, उसी का एक अहम हिस्सा है, उसी का पार्ट है। और बार-बार जो हम कहते हैं कि मोदी एरा में बीजेपी का उत्कर्ष जो आप लोग देख रहे हैं, ये मोदी एरा खत्म होते-होते कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी ऐसे रसातल में जाए जहां से दशकों तक बाहर ना आ पाए। क्योंकि आपस में ऐसी रंजिशें निपटाने का खेल कभी भाजपा में होता नहीं था। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी थी जहां हाथ में हाथ थाम करके एक साथ पगडंडियों पर, मेड़ों पर बढ़ते थे, पार्टी को मजबूत करते थे। अब खेल समझते हैं जरा, और खेल समझने के पहले संतोष पाठक को जरा जोड़ लीजिए। संतोष पाठक हमारे साथ हैं और बीजेपी बीट ही कवर करते रहे हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि सत्ता में 10 साल से भाजपा है। सरकार को कवर किया इन्होंने तो भाजपा को बड़े करीब से देखा है, शाह को भी देखा है, तावड़े को भी देखा है, फडणवीस को भी देखा है। लेकिन इन्होंने कैसे देखा, हम कैसे देख रहे हैं, उससे पहले जरा विनोद तावड़े के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ वो आपको दिखा देते हैं। जरा विजुअल दिखाइए, विनोद तावड़े के साथ जो हुआ है विजुअल दिखाइए। ये देखिए आप, ये होटल है। मैं इस पूरे घटनाक्रम को पहले आपको बता दूं और फिर ये जो अंतर संबंध है, चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह के एक एक द्वार हम खोलेंगे। अब 8वें द्वार तक हम खोल पाएंगे या नहीं खोल पाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है दर्शक खोल देंगे, सारे द्वार खोल देंगे। लेकिन पहले घटना मैं बता दूं। दरअसल ये जो विरार का इलाका है, 3 सीटें बहुजन विकास अघाड़ी, इसके सर्वे सर्वा हैं हितेन ठाकुर। हितेन ठाकुर का सिक्का विरार में चलता है, मतलब जिसे भी चुनाव लड़वा दे वो जीत जाता है। 3 विधायक विरार, बसई और वो आपने अक्सर कपिल शर्मा शो में सुना होगा नाला सोपारा, वो सब सीटें इन्हीं के पास हैं। 3 विधायक, और पिछली बार तीनों ने महायुति को समर्थन दे रखा था। विरार में मौजूद विनोद तावड़े, विनोद तावड़े जिस होटल में थे वो होटल है विवंत होटल। विवंत होटल में ये मनवेल पाड़ा इलाका है, वहां पर विवंत होटल है। इस विवंत होटल में मौजूद थे। एकाएक ये खबर आती है बहुजन विकास अघाड़ी के पास कि इस होटल में बैठकर विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए बांट रहे हैं और उनके पास 2 डायरी भी है। फिर डायरी की याद आती है मुझे, तो फिर अशोक गहलोत याद आ जाते हैं और मोदी जी का झूठ याद आता है। वो लाल डायरी पे पूरा चुनाव लड़ ली, उसके बाद वो डायरी लापता है। हम सोचे थे कि लाल डायरी दिखा करके जेल डालेंगे अशोक गहलोत को। खैर, यहाँ 2 डायरी थी विनोद तावड़े के पास और 5 करोड़ रुपए। ये खबर लगी तो जो बहुजन विकास अघाड़ी है, इसके कार्यकर्ताओं ने उस होटल पर हमला बोल दिया। उस होटल के भीतर विनोद तावड़े बैठक कर रहे थे और उस बैठक के समय जो मेन गेट था होटल विवंत का, वो मेन गेट बंद रखा गया था। अंदर नाइक बैठे थे, नाइक का पूरा नाम है राजन नाइक। ये नाला सोपारा से क्षितिज ठाकुर के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजन नाइक। संदीप पांडे यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं।
तो भीतर नाइक थे, नाइक के अलावा और भाजपा नेता थे और विनोद तावड़े थे। और ये सब कब हो रहा था? चुनाव प्रचार खत्म होने के करीब 15, 16, 17 घंटे बाद की बात है। इसी में ये सब पहुँच गए जो कार्यकर्ता हैं बहुजन विकास अघाड़ी के, और इन्होंने वहाँ पर हंगामा कर दिया, नोट लहराए और नोट मुँह पर मारे विनोद तावड़े के। मुँह पर नोट मारे और पैसे बाँटने का आरोप लगाया, जो अभी हमने आपको फुटेज दिखाया, विजुअल दिखाया है। अब इस मामले को लेकर के बहुजन विकास अघाड़ी एग्रेसिवली जो है ये बोल रही है कि ये बड़ी साजिश का हिस्सा है, और अब 507 बूथ जो हैं इस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, उस पूरे को लेकर के बहुत चिंतित है, क्योंकि 2 बूथ तो पालघर जिले के हैं। तावड़े, एक और बड़ा खुलासा, तावड़े ने माफी मांगने के लिए हितेन ठाकुर को कई बार फोन किया, शायद दर्जन भर या उससे ज्यादा बार फोन किया है माफी मांगने के लिए कि वो विरार में मौजूद है। यहाँ वसई जो क्षेत्र है, वसई में भी ठाकुर का मुकाबला स्नेहा दुबे से है भाजपा की। तो भाजपा ये इलाका, अच्छा ये हमेशा हम कहते रहे कि मोदी शाह की जो भाजपा है, ये जो साथ देता है, जो बुरे वक्त में साथ दिया, ये आप तय मान लीजिए कि उसका बुरा वक्त आ गया है। अगर ये मोदी साहब के बुरे वक्त में जिसने भी साथ दिया उसका बुरा वक्त आ गया है, और बुरा वक्त कोई और नहीं लाता है। जैसे ही काम निकलता है, उद्धव ने कहा ना यूज एंड थ्रो इनको बोलना चाहिए, नारा देना चाहिए, जैसे ही काम निकलता है उसी को निपटा देते हैं कि बस अब तुमने साथ दे लिया, अब तुम्हारा साथ देने लायक कोई नहीं रहेगा। तो ये जो हितेन ठाकुर की पार्टी ने साथ दिया, अब ये विरार, हितेन ठाकुर का विरार, ये टारगेट पर था भाजपा के, और शायद उसी का हिस्सा था जो यहां पर हो रहा था। लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था, मैं चलूंगा संतोष के पास, लेकिन उससे पहले जो मैंने शुरू में कहा था, जिस पर बहुत लोग चौंके होंगे, कि शाह के खास आदमी को फडणवीस ने निपटाया है। आखिर ऐसा क्यों बोला, ये मैं इसके पीछे थोड़ा चलता हूं, इसके बैकग्राउंडर में, और फिर चलता हूं संतोष के पास, इसको समझने के लिए कि क्या जो मेरे पास जानकारियां हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं है। दरअसल ये जो महायुति को जो समर्थन दिया था हितेन ठाकुर ने 3 विधायकों के साथ, ये देवेंद्र फडणवीस की वजह से दिया था। ये शाह के ईडी से डर के नहीं, ये ठाकुर जो है ना, ये ठाकुर परिवार, ये विरार में ये ठाकुर परिवार ही सब कुछ है। ये ईडी और पुलिस से डर करके नहीं देते हैं, आज के दौर के तमाम नेताओं जैसे कि कहीं भी चले गए। ये देवेंद्र फडणवीस की वजह से आए थे। देवेंद्र फडणवीस और हितेन ठाकुर की दोस्ती बड़ी जबरदस्त है, बहुत अच्छी दोस्ती है, बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है। देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े, इनके बीच का संबंध बहुत बुरा है। जैसे हम बताए, बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत बुरा है। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल राइवलरी, वो पॉलिटिकल राइवलरी है देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े के बीच। आप वो दौर भी याद करिए जब बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर के नामों की चर्चा शुरू हुई थी, तो पहले की बात कर रहा हूँ, ये अभी नहीं। तो उस दौर में देवेंद्र फडणवीस के साथ एकनाथ खड़से का नाम आया था। वो भी किनारे पड़े हैं, देखिए उनका भी राजनीतिक जो है करियर रद्द खत्म ही कर दिया गया। तो एकनाथ खड़से का नाम हुआ करता था। उस दौर में विनोद तावड़े का भी नाम चर्चाओं में था। तो फडणवीस भी उसी दौर के राजनेता हैं जिस दौर में मोदी सहयोगी हैं, कि जिनका नाम आया, यूपी में मनोज सिन्हा का नाम आया था। तो कहिए कि मोदी और शाह ने उनको जे&के में बैठा करके, जम्मू कश्मीर में बैठा करके किसी तरह से मतलब रखा है कि लोग नाम ले लेते हैं, नहीं तो उनको भी गायब ही कर दिया था योगी ने। जिसका नाम आता है, ये इस दौर में कोई, मैं कहता हूँ 53-51 हाथ नहीं, सब 53 हाथ है। जिसका नाम आ गया कॉम्पिटिटर के रूप में, वो खत्म है। तो यहाँ पर विनोद तावड़े और एकनाथ खड़से आए थे दोनों, और खड़से तो डिजर्विंग थे, पिछड़े वर्ग से थे। महाराष्ट्र में उनको लोग सम्मान उनका करते हैं, एकनाथ खड़से का। गोपीनाथ मुंडे के बाद अगर पिछड़ों को कोई वो था कि एक साथ एक मंच पे इकट्ठा कर पाए, उनको अपने पीछे खड़ा कर पाए, तो खड़से में क्षमता थी, उनको दरकिनार किया। तावड़े तावड़े को भी बिहार में, महाराष्ट्र में निपटा रहे थे, फिर वो शाह ले आए यहाँ पर और बिहार पहुंचा दिए। तावड़े और इनके बीच मैंने बताया ना, बहुत तगड़ी वाली सियासी रंजिश कह सकते हैं आप।
अब इसके आगे तीसरा पॉइंट और धागे जोड़िए। हितेन ठाकुर देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती, फडणवीस और तावड़े की दुश्मनी, और इंटेलिजेंस किसके पास है? लोकल इंटेलिजेंस, पुलिस देवेंद्र फडणवीस के पास। देवेंद्र फडणवीस के पास ही है ना लोकल इंटेलिजेंस, होम मिनिस्टर है। ये इनपुट आखिर किसके जरिए गया? हितेन ठाकुर के पास। यहां पर डायरेक्ट पुलिस एक्शन होता तो मामला फंस जाता। डायरेक्ट पुलिस एक्शन करना देवेंद्र फडणवीस के बस की बात भी नहीं थी, क्योंकि वो शाह का खास आदमी, अमित शाह का खास आदमी। राजनीति में निपटाया कैसे जाता है देखिए, अमित शाह के बहुत खास हैं विनोद तावड़े। नड्डा नहीं तय करते कौन महासचिव होगा, वो तो शाह ने तय किया। तो वहां पर पुलिस तो जा नहीं सकती थी। तो उसके लिए क्या काम हुआ? फिल्में तो आप लोग देखते होंगे, और मुंबई में ही बनती है, मायानगरी है, तो स्क्रिप्ट वहीं तैयार होती है। तो उसके लिए क्या, ये मेरे मन का डाउट है भाई, क्या फडणवीस ने हितेन ठाकुर को दे दिया इनपुट कि भाई वहां बैठा है, शुरू हो जाओ? अब बाकी आगे संतोष से समझते हैं। संतोष, ये मेरे पास बड़ा एक्सक्लूसिव इनपुट आया है, क्या है आपकी राय इस पर? देखिए, बिल्कुल आशीष जी, आपने बहुत ही जबरदस्त जानकारी जो है हमारे न्यूज लॉन्चर के तमाम दर्शकों को दी है, और इसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा। देखिए, देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े के संबंधों को अगर समझना है तो हमें कुछ साल पीछे चलना होगा। 2014 का विधानसभा चुनाव, 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक चीज हुई थी। विनोद तावड़े ने सार्वजनिक रूप से ये इच्छा जताई थी कि सरकार बनेगी तो उस सरकार में वो गृह मंत्रालय का पद संभालना चाहते हैं। चुनाव संपन्न हो गए, सरकार बनने की बात आई, तो फिर विनोद तावड़े ने एक लॉबिंग की कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, तो वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन उस रेस में देवेंद्र फडणवीस आगे निकल गए कई वजहों से, वो मुख्यमंत्री बने। तो मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उनको पता था कि उनके एक वरिष्ठ नेता ने क्या मांगा था, तो उनको गृह मंत्रालय देने की बजाय उनको शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया। और उसकी वजह से ये हो गया कि कई दिनों तक विनोद तावड़े ने मंत्रालय में अपना पदभार भी ग्रहण नहीं किया था। उनको जो मंत्रालय दिया गया था, उच्च तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और संस्कृति मंत्री। तो ये तो था 2014 का वाक्य। अब 2019 पे आते हैं। देवेंद्र फडणवीस स्ट्रांग हो गए थे, महाराष्ट्र में भाजपा का चेहरा हो गए थे। उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने विनोद तावड़े का विधानसभा का टिकट ही कटवा दी। यानी 5 पहले जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदार अपने आप को मान रहा था, 5 साल पहले जो गृह मंत्रालय जैसा अहम पद संभालना चाहता था, 5 साल पहले जिसके कई अहम मंत्रालय उन्हीं देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रालय में दिए थे, उसको भाजपा ने विधायक का टिकट तक नहीं दिया, विधानसभा चुनाव लड़ने का टिकट तक नहीं दिया। पैदल हो गए। लेकिन भाजपा में जैसे ने कहा, एक बड़ी चीज चलती है, अगर वहां संघ ने, देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर किसी को पैदल कर दिया, तो दिल्ली में बैठे जो 2 बड़े आला नेता है, वो तुरंत लपक के लिया कि आ जाओ हमारी तरफ। तो पहले क्या किया? वो पहले विनोद तावड़े को दिल्ली में लाके राष्ट्रीय सचिव बनाया, उसके बाद राष्ट्रीय सचिव बनाया, उसके बाद बिहार जैसे बड़े राज्य का प्रभारी बनाया, और अभी जो राष्ट्रीय सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें कई झोल झाल के आरोप लगते हैं कि अस्पताल में आप जाके मरीजों को फोन नंबर लेके उनको बीजेपी का सदस्य बनाने हो, क्योंकि आपको दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी फिर से बननी है, एक रिकॉर्ड बनाना है, उसके राष्ट्रीय संयोजक तावड़े ही हैं। और पूरी भाजपा में ये मैसेज है कि विनोद तावड़े अमित शाह के आदमी हैं। और अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया होनी है, देखिए इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी, और इसकी गूंज बहुत इसलिए जाएगी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। एक बड़े दावेदार विनोद तावड़े भी माने जा रहे थे। संघ और जो नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, तो ये था कि एक बीच रास्ता अगर निकाला जाता तो हो सकता है विनोद तावड़े का नाम आगे आ सकता। आज के वीडियो ने उस संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। एक मैं और दिलचस्प बात कहूंगा जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। हम ये मान के चलते हैं कि आरएसएस, बीजेपी और उसका एक तीसरा विंग है जो यूनिवर्सिटियों में काम करती है, विश्वविद्यालय में काम करती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी के नाम से जानते हैं हम। बीजेपी में एक बड़ी तरह की लड़ाई चल रही है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए, तमाम चीजें, तमाम नियुक्तियां जो होती है वो निश्चित तौर पर अमित शाह करते हैं, लेकिन उन्होंने एक तरफ से एक विकल्प दे दिया अमित शाह। क्या दे दिया कि संघ को दबाना है तो हमें ऐसे नेताओं को ऊपर लाना चाहिए जो एबीपी से जुड़े हुए। और नड्डा के पूरे कार्यकाल में, और बल्कि उससे 1-2 साल पहले की भी बात बताता हूं, कि संघ से जो डेपुटेशन पे जो नेता आते थे
राम माधव को छोड़ के कोई बड़ा नेता संघ से डेपुटेशन में बीजेपी में नहीं आया, और राम माधव को भी किस तरह से बेइज्जत करके राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा के बीजेपी से एकदम से निकाल दिया गया था। उनका भी एक वीडियो आया था, वायरल हुआ था, बहुत सारा खबरों में और चर्चा में था। अभी हाल में उन्हें दोबारा से जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो संघ से आए हुए बड़े नेता थे। दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े दोनों की शुरुआत एक तरह से एबीपी से ही हुई थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। लेकिन चूंकि देवेंद्र फडणवीस नागपुर के थे तो संघ को उन्होंने साथ लिया, तो एक तरह से संघ के आदमी हो गए। विनोद तावड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, तो दिल्ली में उनको हाथों हाथ ले लिया गया। और संघ की जो शिकायत है, देखिए संघ खुलकर कभी नहीं कहता, आपसी बातचीत में भी जब बैठेंगे बहुत लंबे समय तक लंबी बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में होता है कि संघ जो बीजेपी को कंट्रोल करता था, संघ से गया हुआ व्यक्ति जो बीजेपी को कंट्रोल करता था, पिछले 10 सालों में संघ से कोई भी बड़ा नेता बीजेपी में उस पोस्ट पर नहीं आया जो बीजेपी को कंट्रोल कर सके। तो देवेंद्र फडणवीस संघ के आदमी, चूंकि नागपुर से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ विनोद तावड़े अमित शाह के आदमी, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं दिल्ली में, जिनको आगे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी थी। तो ये तमाम चीजें जो आपने हितेन ठाकुर और देवेंद्र फडणवीस का संबंध बताया, ये तमाम चीजें इशारा करती है कि भाजपा में जो एक दूसरे को निपटाने का गेम चलता है। आपने योगी आदित्यनाथ और मनोज सिन्हा का जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ कहां से आशीर्वाद लेकर आए, कैसे बन गए, और जो आशीर्वाद दे चुके थे एक दिन पहले 2 दिन पहले, जो कह चुके थे कि जाओ, और वो निकल गए थे बेचारे अपने कुलदेवता की पूजा, कुलदेवी की पूजा की, बनारस में पहुंच गए थे बाबा विश्वनाथ की धरती पर, वो पूरी तरह से प्रणाम कर रहे थे, और बाकायदा डीआईजी ने वहां पे रूट लगा दिया था, मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल वाला, और अंतिम समय में उनका नाम कट गया। और उसके बाद किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ क्या किया, चुनाव तक हारना पड़ गया लोकसभा का। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जम्मू कश्मीर जाकर बैठ गए। तो ये विनोद तावड़े जी के साथ जो कुछ भी हुआ है, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि पैसे दिख रहे हैं, डायरी मिली है जिसमें उससे भी ज्यादा अमाउंट की बात कही जा रही है, पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, विनोद तावड़े की अपनी सफाई है। ये तमाम चीजें कहीं कहीं चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि भाजपा में जिसको अनुशासन वाली पार्टी माना जाता था, जिसको पार्टी विद द डिफरेंस माना जाता था, उसमें भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को निपटाने की एक अजीब सी लड़ाई चल रही है। अब इस लड़ाई में बीजेपी और विपक्ष खासतौर से कितना फायदा उठा पाता है, ये तो कल जो मतदान होगा उसके बाद ही पता लगेगा। जी नहीं, बीजेपी में तो लड़ाई चरम पर है। मैं और आपको बता दूं, हितेन ठाकुर अब आगे और मुसीबत बढ़ा रहे हैं। हालांकि अभी एक औपचारिकता निभाई गई है कि राजीव कुमार के आयोग ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने से ज्यादा खुश तावड़े साहब हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, निष्पक्ष जांच कर ले, क्योंकि पता है कि निष्पक्ष जांच कैसे होती है, निष्पक्ष का में पक्ष किधर होता है ये पता है तावड़े को। लेकिन हितेन ठाकुर ये हल्के में लेने वाले ठाकुर नहीं है। ये फिल्म में एक हीरा ठाकुर थे ना, वो हीरा ठाकुर ने पूरा पलट दिया था माहौल, वैसे ही हितेन ठाकुर है। हितेन ठाकुर की को हल्के में लेने की गलती भाजपा नहीं करेगी महाराष्ट्र में। हितेन ठाकुर ने कहा है कि मुझे डायरियां मिल गई हैं, एक लैपटॉप है, कहाँ क्या बांटा गया है पूरी जानकारी है। यानी अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, जहां पर तमाम चर्चाओं में कहा गया कि खत्म हो गया खेला, भाई पकड़ा गया, नारेबाजी हो गई, पैसे फेंक दिए गए, खत्म हो गया। अब ये डायरी मिली है, मोदी जी को जो डायरी लाल डायरी थी वो तो आज तक नहीं पता चली, लेकिन हितेन ठाकुर के हाथ में डायरी और लैपटॉप सब लग गया है। कहाँ कहाँ क्या बटा है कह रहे हैं, सारा कुछ है उसमें, मेरे पास सब डिटेल आ गई है। तो ये मुसीबत एक तो है। दूसरा एक और मेरे मन में सवाल है संतोष, ये निपटाने की लड़ाई आई क्यों है? वजह क्या कि मुझे लगता है, मेरे मन का भ्रम, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे मन में भ्रम बहुत पैदा होते हैं, तो उनका समाधान करने के लिए मैं पूछता रहता हूँ जो भी मेरे पत्रकार साथी हैं। मेरे मन में एक भ्रम और है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने ये तय कर लिया है कि सरकार आए ना आए, अगर आएगी तो फिर ब्राह्मण देवेंद्र ही बनेगा मुख्यमंत्री। ये तो मुझे लगता है तय कर लिया है, क्योंकि ना आए ठीक है, आएगा तो फिर ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस ही बनेगा। वो इसके पीछे, भ्रम के पीछे वजह होती है। वो वजह ये नजर आ रही है क्योंकि लोगों को कुछ भी लगता है देखने में कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी या अमित शाह के बड़े खास हैं। देवेंद्र फडणवीस का जो ग्राफ नीचे जाना शुरू हुआ, कभी सीएम से डिप्टी सीएम पे तरक्की करते आपने नहीं देखा होगा किसी को, कि मुख्यमंत्री की तरक्की हुई, उप मुख्यमंत्री बन के आए हैं। ये तब हुआ
जब ये नारा सुनाई देने लगा कान में, नरेंद्र के बाद देवेंद्र, तो नरेंद्र के बाद देवेंद्र की जब बात हुई तो फिर तरक्की हो गई उनकी, सीएम से डिप्टी सीएम। दूसरी बात आपको ये भी बताएं, महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, इस सरकार का सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस, इस सरकार का सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस। लोग कहते ना कि चाणक्य ने सब किया ना, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस बहुत लंबे वक्त से लगातार सक्रिय थे उस ऑपरेशन में। उस ऑपरेशन को बाद में ओवरटेक किया शाह ने, कि जब वो गुजरात से और गुवाहाटी तक का सफर हुआ, जब मामला लोकल से इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, तब टेक ओवर कर लिया। लेकिन उस ऑपरेशन को ग्राउंड पर जो है जिसने अंजाम दिया वो देवेंद्र फडणवीस ने दिया। देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री भी बनना था। ये उस वक्त अंदर खाने चर्चाएं थी कि देवेंद्र इसीलिए सब कर रहे थे ना, और किस लिए कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि सब ऑपरेशन होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री भी उन्हीं को बनना था। वो ऊपर ऊपर जो बयानबाजी होती है, दरअसल संघ का तो ये कल्चर है, जो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है वो कभी बोलता ही नहीं है। तो जो ऊपर बयानबाजी चल रही थी, नहीं मैं नहीं बनूंगा, मैं निष्ठावान हूं, मैं समर्पित हूं, वो सब अलग था, लेकिन तैयारी थी। ये आखिर में दिल्ली से कहा गया नहीं, शिंदे को बनाओ, शिंदे को बनाओ। और उसी वक्त ये भी बयान आया कि नहीं मैं तो बाहर रहूंगा, सरकार में नहीं शामिल होऊंगा देवेंद्र फडणवीस। तो इनको शामिल भी करवाया गया कि नहीं शामिल तो हो, होम मिनिस्ट्री संभालो। और वो होम मिनिस्ट्री जहां पर ये मतलब पुख्ता भाऊ गए थे महाराष्ट्र, बड़ा जानकारी जब लेकर आए वहां पे बातचीत में, कि महाराष्ट्र में होम मिनिस्ट्री ऐसी है, होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की मर्जी से वहां पर एक दरोगा ट्रांसफर नहीं होता है। एक दरोगा ट्रांसफर भी दिल्ली से सहमति लेनी पड़ती है, ऐसे होम मिनिस्टर है। तो इसका मतलब फिर और अपमानित करने के लिए कि बाहर कैसे रह लोगे, आओ। नरेंद्र के बाद देवेंद्र का नारा लगा था ना, आओ तुम डिप्टी सीएम बनो, तुम्हारी तरक्की हम तुमको दिखाते हैं। और होम मिनिस्टर बनो और दरोगा भी ट्रांसफर न कर पाओ, तुमको ये भी दिन दिखाते हैं। तो इस बार भी वो शाह ने जो कहा कि नई पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये शाह ने कहा कि महायुति, जनता चाहती है महायुति जीते और फडणवीस जीते। उसके बाद चर्चा शुरू हुई कि नहीं शिंदे का नाम साफ हो गया, पत्ता साफ हो गया। लेकिन ये फडणवीस को भरोसा नहीं था, यही भ्रम है मेरे मन का। फडणवीस को भरोसा नहीं था कि आज कह रहे हैं कल क्या करेंगे। कल को हो सकता है दिल्ली में बैठे हुए विनोद तावड़े ज्यादा करीब आ चुके हैं, हर तरीके का हिसाब किताब समझ चुके होंगे, डायरी में किस पन्ने पे क्या लिखा है हो सकता है ये सब समझ चुके हो, अंडरस्टैंडिंग बन चुकी हो। और बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं जो है, वो झुग्गी वाला एरिया जो है, नाम देखिए मिस कर गया दिमाग से, जो अडानी को मिला है, धारावी। उससे धारावी से लेकर के इतने सारे ऑपरेशन हैं। तो वही आदमी बेहतर चला सकता है जिसको डायरी का पन्ना नंबर, पैराग्राफ नंबर सब रटा हो। तो हो सकता है कि चुनाव खत्म हो और तावड़े की ताजपोशी कर दी जाए। भाजपा में ये सब अब ये सब बहुत सामान्य है, इस पर चौंकने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या, ये सवाल बड़ा लंबा इसलिए है क्योंकि मेरे मन का पूरा भ्रम बता दिया मैं। तो नहीं क्या बिल्कुल। इसलिए ये निपटाना शुरू हुआ है कि ऑप्शंस को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, खत्म किया जाए, या ऑप्शन ही नहीं रहे। पैसा बांट रहे हैं, 5 करोड़ रुपया बांटते हुए पकड़ा रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रहा है, उसको मुख्यमंत्री कैसे बनाओगे? तो क्या अब ये कमान संभाल ली है फडणवीस ने खुद कि निपटा दो सबको, शाह और मोदी के लोगों को? नहीं, लेकिन आशीष जी जैसा मैंने बोला ना कि लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। देखिए, जिस व्यक्ति ने, जिस संगठन ने भी ये नारा लगाया नरेंद्र के बाद देवेंद्र, वो नारा जुबान से तो बंद कर दिया है, लेकिन दिमाग में उनके अभी भी ये नारा चल रहा है। और सरकार पर कब्जा दो नेताओं का हो जाता है और संघ को ये लग रहा है कि मैं सरकार पर कब्जा नहीं कर सकता, तो फिर उनके बाद दूसरी थ्योरी बचती है कि संगठन पे कब्जा कर दो, पार्टी पे कब्जा कर दो। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको ये भी बताऊं कि संघ के लिए महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना अभी इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिर मैं कह रहा हूं कि जब दिसंबर और जनवरी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात आएगी तो प्रधानमंत्री ओबीसी है। प्रधानमंत्री की तरफ से जिन नामों को आगे किया गया था, संघ ने उसको खारिज कर दिया कि अगर ओबीसी प्रधानमंत्री है तो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगड़ा वर्ग का होना चाहिए और उसमें ब्राह्मण वर्ग का सबसे ऊपर है। जेपी नड्डा जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है वो भी ब्राह्मण।
संघ अपनी तरफ से नाम लाता। देखिए अभी दूर की थ्योरी लग रही है, लेकिन ये संघ के दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र को जिता के ले जाते और वो मुख्यमंत्री बन जाते, तो फिर जब संघ बैठता तो ताकत के साथ बैठता कि देखो हमारा बंदा है, जीत के आया है, अब इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की दिक्कत तो यही होगी कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में एक ऐसा व्यक्ति बैठ जाएगा जो उनसे आदेश लेने की बजाय, 7 लोक कल्याण मार्ग से आदेश लेने की बजाय, कृष्णा मेनन मार्ग से आदेश लेने की बजाय अगर वो नागपुर से आदेश लेगा, संघ हेडक्वार्टर से आदेश लेगा, तो उनके लिए सरकार चलाना बहुत ज्यादा आसान नहीं रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं अब ये समझ के चलिए कि काउंटर अटैक भी होना है इस पूरे मामले में, क्योंकि एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है और ये लड़ाई अब सिर्फ मुंबई तक, महाराष्ट्र तक और नागपुर तक नहीं रहेगी। जो लड़ाई पर्दे के पीछे चल रही थी, जिस लड़ाई का एक हथियार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ बनते हुए सामने आ रहे हैं, अब एक दूसरा हथियार ये भी बन के सामने आ सकते हैं। एफआईआर हो गई है, वहां पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करेगा, हम और आप, देश की जनता सब जानते हैं। जैसे ही चुनाव आयोग का जिक्र करेंगे, राजीव कुमार का जिक्र करेंगे, तो लोगों के दिमाग में आता है कि छोड़ो यार, कुछ नहीं होना है, ये फर्जी इन्होंने कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ करेंगे नहीं। तो मामला दबेगा कि उठेगा, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और ये मामला सिर्फ 5 करोड़ का नहीं है, 5 करोड़ तो कैश बरामद हुए हैं। और वो जो डायरी है, हालांकि डायरी और भारतीय राजनीति का इतिहास बहुत पुराना रहा है, जैन से लेके उसके बाद कितनी डायरियां आई, और राजनीति में डायरियों का इतिहास जो है या डायरियों का सच कभी खुलकर पूरी तरह से सामने नहीं आ पाता है। तो इस डायरी का सच कहां तक सामने आ पाएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि भाजपा के अंदर जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा दाव जो हम कह सकते हैं कि संघ नहीं तो संघ से जुड़े हुए नेता ने एक तरह से खेली दिया है, जो तमाम संकेत बता रहे हैं। हालांकि जब देवेंद्र फडणवीस सामने आएंगे, उनसे अभी भी सवाल पूछा गया था, पूनम महाजन को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, पंकजा मुंडा को लेकर, इन तमाम सवालों को खारिज करते हैं कि नहीं कोई मतभेद नहीं है। सवाल जब विनोद तावड़े के बारे में पूछा जाएगा तो इसको भी वो खारिज कर देंगे। अभी पूछा भी गया था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, राष्ट्रीय टीम में एक बड़ी भूमिका है। यहाँ तो निपट गए विनोद तावड़े, अब राष्ट्रीय टीम में बड़ी भूमिका अगली राष्ट्रीय टीम में कैसे मिलेगी? जो व्यक्ति नोट बांटते हुए पकड़ा गया हो, अब सच क्या, जांच के बाद क्या निकलकर सामने आएगा उस पर गौर मत कीजिए। एक परसेप्शन, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि परसेप्शन बन गया कि ये बांट रहे थे। अब जांच में चुनाव जो भी कहते हैं ना, हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कि गोल मट्ठा कर दे, वो जो गोल मट्ठा चुनाव आयोग को करना है, जो गोल मट्ठा स्थानीय पुलिस को करना है, जिस तरह का प्रेशर पड़ता है, लेकिन पब्लिक में तो चला गया कि पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश हो रही थी। कल मतदान होना है, और हम और आप आशीष जी लगातार इस बात को आप कहते रहते हैं, आपने तो कई सारे शो भी इस पे बनाए थे, यही रात अंतिम, यही रात भारी, वो रात आने वाली थी। उस रात से पहले आप डायरी लेकर बैठे थे, नोट लेकर बैठे थे, हिसाब किताब लेकर बैठे थे, और इसी रात में, दिन में जो बढ़ता उसका खेल रात में होता, और उसका असर कल वोटिंग पे नजर आता। उससे पहले पकड़े जाना और इस तरह से पकड़े जाना, और उस व्यक्ति को उस विधायक के पास टिप पहुंचना। देखिए एलआईयू होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, लोकल पुलिस होती है, और इस बात को कोई भी नहीं मानता। हम लगातार ये बात कही भी जाती है कि जो लोकल बीट का जो कांस्टेबल होता है, हवलदार होता है, उसको एक एक चीज पता होती है कि उसके इलाके में कब कहां क्या क्राइम होने जा रहा है। निश्चित तौर पर उस व्यक्ति ने वो खबर ऊपर तक दी होगी, ऊपर से कितने ऊपर तक वो खबर गई और कितने ऊपर से वो खबर वहां तक पहुंची जहां से लीक हुई, और पूरा लाव लश्कर और वीडियो और तमाम लेकर वो पहुंच गया, रिकॉर्डिंग कर दिया, डायरी भी पकड़ ली, एफआईआर की नौबत आ गई। अगर ये सारे वीडियो नहीं होते और ये पब्लिक में नहीं आए होते तो शायद एफआईआर भी नहीं होती, लेकिन हुआ। पुलिस किसके अंडर है, सरकार किसकी है, चुनाव आयोग तो खैर किसके अंडर है, हम और आप सभी जानते हैं। तो ये तमाम सवाल जो इशारा कर रहे हैं, वो इशारा यही कर रहे हैं कि जनता तो कल फैसला करेगी, जनता भी अपना मूड लगभग बना चुकी है, लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन छोड़ दीजिए फिलहाल, सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर ही आपस में एक रस्साकसी चल रही है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सरकार समझौते की सरकार थी। अजीत पवार भले ही बाद में अपने बयान से मुकर गए, लेकिन उन्होंने अडानी का जिक्र किया था कि जब मीटिंग हुई थी तो उसमें अडानी बैठे हुए थे, और ये अजीत पवार का बयान है। अजीत पवार बाद में मुकर गए, लेकिन ये तमाम बयान इशारा करते हैं कि ये सरकार समझौते की सरकार थी, जिसमें सबने अपना थोड़ा 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 फायदा देखा। और अब जब ये संभावना बनी, जब उनको लगा कि हम दोबारा हमारे पास ये है कि हम फिर इसको जोड़े, उसको जोड़े, इसको तोड़े, उसको तोड़े, सरकार बना सके, तो पहले वो कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे को निपटा दे। और महाराष्ट्र की एक बात और भी, देखिए ये चुनाव महाराष्ट्र में असली शिवसेना और असली एनसीपी, हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बता दिया था, लेकिन असली शिवसेना और असली एनसीपी, ये चुनाव कोई भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ये फैसला करेगी कि शरद पवार की पार्टी असली एनसीपी है या अजीत पवार की पार्टी असली एनसीपी है। शिवसेना या
साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी कौन है, और इन दोनों ही पलड़ों पर आज की तारीख में उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ही अपने प्रतिद्वंदियों पे भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मैं तमाम चीजें दूसरे को उठाने की रस्साकसी एक तरह से शुरू हो गई है। जी, इससे अलग मैं इस कार्यक्रम के अंत में एक बात कहूंगा, ये असली नकली किसी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है जिस पर इस चुनाव में दृष्टि है मेरी भी, कि महाराष्ट्र की जनता बिकाऊ है कि नहीं बिकाऊ है। बस अगर ये साबित हो गया, बिकाऊ अगर नहीं हुई तो असली नकली पता चल जाएगा। अगर महाराष्ट्र की जनता बिकाऊ हुई तो कोई असली नकली नहीं पता चल पाएगा। बहुत बड़ा दारोमदार है महाराष्ट्र जनता पे। तो ये आज ये महाराष्ट्र पर, उस महाराष्ट्र पर जिसने देश को रास्ता दिखाया है, उसकी परीक्षा है कि महाराष्ट्र का मतदाता बिकाऊ है कि नहीं। इसलिए ये सबूत आया है। तो आज हमने शो किया। मैं चलते चलते बता दूं कि भाऊ लगातार 15-20 दिन महाराष्ट्र में रहे, बीच में एक आध दिन के लिए लौट के आए या फोन पे बात हुई, तो उन्होंने बड़ा साफ ऐसी बात कही, कहा कि आशीष मेरी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई, 40 साल पत्रकारिता में गुजार दिया, ऐसा इतना पैसा वाला चुनाव मैंने कभी नहीं देखा था। तो मैं क्षेत्र में होके आया हूं और सभी, हर राजनीतिक दल के लोग निजी संबंधों में है। कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसका आलोचना जिसकी करते हैं वो भी फोन करके, वो पुराने लोग जो हैं, नए वाले नहीं, जो मोदी युग में 14 के बाद जो आजाद हुए हैं वो नहीं, लेकिन जो 14 पहले आजाद हो गए थे, वो सब संबंध उनके साथ हैं, वो सब मिलते जुलते हैं। जिस दिन उनकी खिंचाई भी हो जाती है, उनके खिलाफ खबर भी चल जाती है, तब भी फोन करके दुआ सलाम कर ही लेते हैं। और ये उन्हीं के जरिए सब चीज जो दिखी सामने, कि एक वोट की कीमत, सोचो, मुझसे कहा उन्होंने कि एक वोट की कीमत कितनी हो सकती है। पैसा तो चुनाव में इस्तेमाल होता रहा, लेकिन कितनी हो सकती है। कभी 500 साड़ी यही सब चलता है। क्या कल्पना कर सकते हो कि 10,000 भी हो सकती है एक वोट की कीमत। तो ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा, इतने पैसे वाला चुनाव नहीं देखा है। आखिरी दिन ये अगर देवेंद्र फडणवीस के ही जरिए हुआ है तो उसके लिए तो बधाई दे देंगे हम उनको, कि आखिरी दिन उन्होंने, जैसे मैं कहता हूं पतीले के एक चावल से गृहिणी पता करती है चावल पका है कि नहीं पका है, पूरा भगोना नहीं पलटती है। आखिरी दिन उन्होंने बता दिया, एक चावल दिखा दिया कि ये चावल पका है कि नहीं पका है। वैसे ही दिखा दिया कि इस महाराष्ट्र के चुनाव में सिर्फ पैसे की जो है बारिश हो रही है, सिर्फ पैसा, और कोई उम्मीद नहीं है महायुति को, भाजपा को कोई उम्मीद नहीं है। और शिंदे की अगुवाई में ये बड़ा, मतलब बड़े लेवल पर चुनाव लड़ा जा रहा है, भयंकर रूप से। इसमें आखिरी दिन तावड़े आ गए सामने और पता चल गया कि हाँ, ये जो बातें आ रही थी, लोग जो बरबली कह रहे थे, जुबानी चर्चाओं में आ रही थी, उसके पीछे ये सत्य है। क्योंकि कोई सबूत, कोई भी जो आपसी बातचीत में बता रहा है, वो वीडियो बना करके लाके नहीं दे रहा है, लेकिन ये था। और यह भी एक बात तय कर, मान लीजिए, अगर विनोद तावड़े पर एफआईआर छोड़िए ना, विनोद तावड़े को डायरी की बात कही संतोष ने, डायरी ही थी जिसने राजनीतिक जो रफ्तार थी लाल कृष्ण आडवाणी की, उसको डिरेल कर दिया। उस समय आडवाणी फ्रंट फेस थे उस दौर की राजनीति में, अटल जी नहीं थे फ्रंट फेस। भाजपा का जो चेहरा सबसे बड़ा चेहरा था, वो चेहरा उस दौर को हमने देखा है, वो लाल कृष्ण आडवाणी का था। लेकिन वही एक डायरी आडवाणी के उस रफ्तार को डिरेल कर देती है। एक इतना बड़ा नहीं था, लेकिन नोटों का बंडल दलित बंगालू लक्ष्मण को आउट कर देता है सियासत से। तो क्या बंगालू लक्ष्मण दलित थे इसलिए? अब सवाल होगा अगर तावड़े रहेंगे तो, और कोई नहीं पूछे, हम तो पूछेंगे। आशीष जी जो वीडियो में नहीं थे, उन जॉर्ज फर्नांडिस साहब को इस्तीफा भी देना पड़ा था रक्षा मंत्री के पद से। हाँ बताइए, उस दौर में यही कर रहे हैं। और भाई हम तो एक बात जानते हैं, अगर यही बात मैंने कहा ना कि दलित नहीं बनेगा महाराष्ट्र में, दलित के लिए कोई चांस नहीं है सीएम बनने का, ओबीसी के लिए कोई चांस नहीं है सीएम बनने का। अब जो मुझे लग रहा है निजी तौर पर, मेरी निजी राय है, मराठा के लिए कोई चांस नहीं है। मतलब दलित, मराठा और ओबीसी, इन तीनों को हो गई छुट्टी। अगर गुंजाइश होगी, हालांकि सरकार में आ नहीं रही है महायुति, लेकिन अगर गुंजाइश कहीं से बनती है
तो देवेंद्र फडणवीस अपना रास्ता बहुत तेजी से साफ कर रहे हैं। और अगर तावड़े पर एक्शन नहीं होता है गंभीर, तो यह भी साबित होगा कि भाजपा, इसका मूल चरित्र दलित विरोधी है। बंगारू लक्ष्मण पर तत्काल और तावड़े पर नहीं। ऐसे कैसे होगा भाई? बंगारू लक्ष्मण होना गुनाह था, यही गुनाह था। खैर, ये महाराष्ट्र की जनता पूछेगी सवाल, मैंने बस सवाल बता दिया है। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए आप लोग। धन्यवाद संतोष, आपका भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।